हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, 15.5 लाख करोड़ का टर्नओवर दिखाने वाली फॉर्च्यून 500 में शुमार कंपनी जो है, उस कंपनी का बहुत ही बड़ा जो है घोटाला सामने आया है। और घोटाला कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं लेके आई है, मेरे आपके जैसे एक छोटे से इन्वेस्टर ने उस कंपनी का बैलेंस शीट देखा और उस बैलेंस शीट को देख के उसको कुछ संदेह हुआ और उसने सेबी में शिकायत की। दोस्तों, आपने सही पकड़ा। आज मैं राजेश एक्सपोर्ट पे बात करने जा रहा हूं। आप लोगों से मैं माफी चाहूंगा, पिछले 3-4 दिन से मैं यात्रा कर रहा हूं, इसलिए मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। अभी भी मैं यात्रा ही कर रहा हूं, दिल्ली आया हूं, 2-4 दिन से दिल्ली में हूं, कामों में लगा था, इसलिए बातचीत आप लोगों से नहीं हो पाई मेरी। काफी सारे आप में से लोगों ने मुझे फोन किया और इस विषय पे बात करने के लिए कहा, तो ये सारा जो आज का वीडियो है आप लोगों को समर्पित है, जो देश के जागरूक नागरिक हैं, जो इस मुद्दे को समझना चाहते हैं। दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट का जो पूरा स्कैंडल है, यह कहानी शुरू होती है 2015 से। 2015 में इस कंपनी ने स्विट्जरलैंड में एक गोल्ड रिफाइनरी कंपनी खरीदी, वेलकम्बी नाम से। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी थी। ठीक है, 2014 में मोदी जी सत्ता में आते हैं। 2015 में एक छोटा मोटा भारत का व्यापारी जो गुजराती जैनी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, आज की डेट में तो आपको मालूम है जैन कम्युनिटी का ही बोलबाला है इस देश में, चाहे अमित शाह हो चाहे गौतम अदानी हो, सब ये बापजी कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं, इन्हीं का बोलबाला है। तो बापजी कम्युनिटी को सलामी। राजेश मेहता भी उसी उसी कम्युनिटी से आते हैं। इन्होंने 2015 में साउथ अफ्रीका में एक खरीदा गोल्ड रिफाइनरी। 2016 में भारत में डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो जितने भी कैश थे वो कैश के भारत के बाहर भेजने के बहुत ही कम तरीके रह गए, जिसमें से गोल्ड जो था वो सबसे बड़े माध्यम के रूप में उभरा। खैर, इस विषय पे और थोड़ी तहकीकात की जरूरत है कि कहां कहां पे राजेश एक्सपोर्ट का कितना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ा। ये मेरे पास में डाटा नहीं है, मैं कर नहीं पाया, तो इस पे मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। परंतु समझने वाली बात यह है कि राजेश एक्सपोर्ट का टर्नओवर धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ नजर आया, और इस सारे टर्नओवर का श्रेय जो है ये स्विट्जरलैंड में बैठी हुई जो गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है इसको दिया गया। बार बार गोल्ड बेचा गया और बार बार गोल्ड खरीदा गया, पर पैसा उतना ही था, लगभग 0.01%। यदि बड़ा होगा मार्जिन तो उतना लिया गया, अन्यथा वो भी नहीं लिया गया। ठीक है, तो ऐसा कर करके 5 साल में राजेश एक्सपोर्ट ने अपना एनुअल टर्नओवर जो है वो बढ़ा के 5 साल में 15.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। दोस्तों, 15.5 लाख करोड़ का ये जो हवाई किला बनाया गया, इस हवाई किले का आंकड़ा अगर आपको समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि भारत देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है, उस टोटल एक्सपोर्ट का 20% एक्सपोर्ट एक कंपनी के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ये आप मोटा मोटी समझ लीजिए, अगर डॉलर में समझिए तो ये आता है 158 बिलियन डॉलर। 15-15.5 लाख करोड़ जो है, 158 बिलियन डॉलर का गोल्ड जो है इन्होंने इंपोर्ट कर डाला स्विट्जरलैंड से, जो रिफाइनरी है उनके माध्यम से। अब मजे की बात यह है कि ये जब इंपोर्ट कर रहे थे तो जो अगली पार्टी है, ठीक है, या एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो भी काउंटर पार्टी है, यानी जिसके साथ भी ये डील कर रहे हैं, वो पार्टी इनको पैसे नहीं दे रही, पर ये बैलेंस शीट में अपने उसको टर्नओवर रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज कर ले रहे। दोस्तों, मैं जहां भी एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाने जाता हूं, मैं फॉरेंसिक इसमें लोगों को यही बताता हूं, बच्चों को, कि अगर आपको स्कैंडल पकड़ना है, अगर आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल स्कैंडल पकड़ना है, तो 90% स्कैंडल जो है वो करंट एसेट जो लाइन आइटम है उसमें आपको मिलेगा। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 80 to 90% स्कैंडल जो है आपको इसी लाइन आइटम में जो है देख के समझ में आ जाएगा। तो मेरे आपके जैसे एक छोटे से इन्वेस्टर ने वो देखा और उसने देखा कि करंट एसेट के अंदर में जो ट्रेड रिसीवेबल का आइटम रहता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब आपने, कंपनी ने, राजेश एक्सपोर्ट ने कुछ बना के बेच दिया,
परंतु जिसको बेचा उसने पैसे नहीं दिए, वो पैसे लेने के हैं, रिसीव करने के हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। तो वो ट्रेड रिसीवेबल जो है भयानक रूप से बढ़ गया। तो ये उस रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि भाई ये कुछ दाल में काला है। अब उसके समझ में आ रहा, पर LIC जो 10.5% स्टेक लेके बैठी है राजेश एक्सपोर्ट में, जिसके पास में बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फौज है, एनालिस्ट लोग की फौज है, उसके समझ में नहीं आया, उसको नजर भी नहीं आया। अब आप बोलोगे कि आप बापजी लोगों के बारे में क्यों बातें करते हो? भाई ये अगर बापजी का नहीं ये हो तो मैं ये मान ही नहीं सकता, बापजी लोगों का आदेश नहीं हो, मैं मान ही नहीं सकता कि LIC जिसमें इतने सारे प्रोफेशनल लोग भरे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर एनालिस्ट तक, उनकी आंखों के नीचे से राजेश एक्सपोर्ट की बैलेंस शीट जारी है और वो उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे जो मेरे आपके जैसा एक छोटा सा रिटेल इन्वेस्टर पकड़ ले रहा है। तो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट बढ़ा, करंट एसेट के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहता है, इन्वेंट्री रहती है। सत्यम ने भी यही घोटाला किया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सत्यम का बढ़ गया था, 5,000 करोड़ के ऊपर का था, ठीक है, वो भी करंट एसेट का ही लाइन आइटम था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट का ही दूसरा लाइन आइटम है ट्रेड रिसीवेबल, इसमें राजेश एक्सपोर्ट का नंबर बढ़ा हुआ नजर आया। तो आप लोग जब भी बैलेंस शीट देखें, आप लोग करंट एसेट का कॉलम ध्यान से देखें कि इन्वेंट्री कितनी बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल कितना बढ़ रहा है, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको किसी भी कंपनी का समझना है कि भैया ये गलत काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि यदि गलत काम करेंगे तो करंट एसेट में वो नजर आएगा, नहीं तो करंट लायबिलिटी में नजर आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान से जो है गार्ड बांध दीजिए मेरे करंट अनप्लग बाय राजीव के दर्शकों। देखो आप लोग करंट अनप्लग बाय राजीव देखते हो, इसका मतलब आप लोग स्मार्ट व्यूअर्स हो, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा। चूंकि आप स्मार्ट व्यूअर्स हो, आप ज्यादा से ज्यादा जानना समझना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रेड रिसीवेबल हमेशा ध्यान देना और ट्रेड पेएबल हमेशा ध्यान देना, करंट एसेट हमेशा ध्यान देना, करंट लायबिलिटी हमेशा ध्यान देना। बहुत सारी चीजें जो है आपके पकड़ में आ जाएंगी। अब हुआ ये सेबी के पास जब रिटेल इन्वेस्टर पहुंचा कंप्लेन लेके कि साहब ये ट्रेड रिसीवेबल बहुत बढ़ गया है, टर्नओवर भी बढ़ गया है, और मतलब ताज्जुब वाली बात यह है कि इस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 3,000 करोड़ है, जबकि टर्नओवर 5 साल में 15 लाख करोड़ पहुंच गया। तो ये कैसे? तो सेबी ने इंक्वायरी चालू की। सेबी ने इंक्वायरी चालू किया तो करंट एसेट के ही उसमें एक लाइन आइटम में इनको नजर आया कि इन्होंने अफ्रीका में गोल्ड माइन खरीदी, हजारों करोड़ देके। तो सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट से पूछा कि भाई ये कहां पे माइन खरीदी आपने, ये वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखाइए, किस बेसिस पे आपने पेमेंट किया है। तो राजेश एक्सपोर्ट ने इनको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ही नहीं की, ठीक है। इन्होंने बोला कि पता नहीं दीमक खा गया कि कुत्ता खा गया कागज को, कि पेन ड्राइव में वायरस लग गया, भगवान जाने क्या बहाना दिया, इन्होंने डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं किया। आपको सुन के हंसी आएगी, बट एक्चुअल में कॉर्पोरेट्स इसी तरीके के बहाने देते हैं कि साहब हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुत्ता खा गया ऑफिस के अंदर, अब है ही नहीं हमारे पास में, हमारी जो पेन ड्राइव थी वो वायरस वो अफेक्टेड हो गई, पेन ड्राइव काम ही नहीं कर रही जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो इस तरीके के बहाने देके ये लोग जो है ये अपना पिंड छुड़ाने का प्रयास करते हैं। राजेश एक्सपोर्ट ने कौन सा बहाना लगाया वो राजेश मेहता जी से पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं डॉक्यूमेंट दिया आपने। अब उसके अलावा इन्होंने सारा का सारा टर्नओवर मैक्सिमम ये दिखा रहे थे स्विट्जरलैंड की जो गोल्ड रिफाइनरी 2015 में खरीदी थी उसमें। तो बोला कि भाई चलो आप यही बता दो कि स्विट्जरलैंड में जो गोल्ड रिफाइन कर रही है, जो आपकी वल्कैम्बी नाम की रिफाइनरी, ये गोल्ड परचेस कहां से कर रही है, उसके बारे में दिखाओ, उसका लेन देन क्या है। तो इन्होंने कहा कि अरे साहब वो तो स्विट्जरलैंड बेस्ड है और स्विट्जरलैंड का नियम कानून ये बोलता है कि आप देश के अंदर में जो भी कंपनी है उसका डाटा किसी दूसरे देश को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल लॉ में लिखा हुआ है कि आप जिस कंट्री में आप रजिस्टर्ड हो पेरेंट कंपनी, उस कंपनी के ही नियम और कानून को मानना है। तो आप फॉरेन की कंट्री का नियम कानून का हवाला देके जो है अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते हो कि वो स्विट्जरलैंड में बेस्ड है वल्कैम्बी, तो मैं उसके डॉक्यूमेंट जो है वो इंडिया में नहीं दे सकता।
पर इन्होंने उस बहाने को इस्तेमाल किया और उस बहाने को इस्तेमाल करके इन्होंने मतलब आप समझिए कि सेबी को किसी भी तरीके से सहयोग नहीं किया और मजबूरी में आके सेबी को जो है एक्स पार्टी डिसीजन देना पड़ा। अब आप बताइए 15 लाख करोड़ का टर्नओवर और कंपनी का मार्केट कैप है 3000 करोड़, यानी ये हो गया कि बाजू के परचून की शामू काका की जो दुकान है वो पूरे भारत को जो है वो प्रोवाइड कर रही है ग्रोसरी और शामू काका को कोई जानता ही नहीं। ठीक है, 3000 करोड़ का यदि मार्केट कैप यानी मार्केट इसका वैल्यूएशन 3000 करोड़ लगा रहा है, ऐसी कंपनी जिसने पिछले 5 साल में 15 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिवली माल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके टर्नओवर अपना दिखाया है, तो इंडिया में बैठे हुए हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, फैमिली ऑफिसेस, रिटेल इन्वेस्टर, हम लोगों ने क्यों नहीं बढ़ चढ़ के राजेश एक्सपोर्ट में पैसा लगाया? इसका मतलब है पूरे गांव को मालूम था कि इस कंपनी के अंदर में धांधली हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे एलआईसी को नहीं मालूम था। देखिए, जब अदानी का मसला आया तो अदानी के मसले में भी हमने देखा कि एलआईसी ने बढ़ चढ़ के अदानी की कंपनीज में स्टेक लिया। वो भी गुजराती जैनी कम्युनिटी से आते हैं, गौतम अदानी जी, राजेश मेहता जी भी वहीं से आते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भैया एलआईसी जो है वो क्या किसी खास विशेष वर्ग को सहयोग करने का प्रयास कर रही है? क्या कर क्या रही है? जब एक रिटेल इन्वेस्टर को नजर आ रहा है कि इतना भारी टर्नओवर नहीं हो सकता, इतना ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल जो है इसमें कहीं दाल में काला है, तो एलआईसी में बैठे हुए इतने भारी भारी प्रोफेशनल जो लाखों में सैलरी लेते हैं, इनके नजर से कैसे ये चीज चूक गई? ये मेरा सवाल है। देखिए, भारत सरकार पे तो बाद में प्रश्न उठते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो ये एलआईसी और एसबीआई पे उठाना चाहिए, म्यूचुअल फंड पे, कि भैया आप जो हैं, आपके पास में एनालिस्ट लोगों की फौज है, आपके पास में फॉरेंसिक ऑडिटर्स की फौज है, आपके पास में वकीलों की फौज है, अकाउंटेंट्स की फौज है, इतने भारी भरकम प्रोफेशनल्स लेके आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो? आप क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हो कि कुछ ना कुछ समस्या है इस कंपनी के अंदर? यदि आप पिछले 3-4 सालों में देखेंगे कि सेबी ने जिन जिन कंपनी को दंडित किया है, अधिकतर केसेस में आप ये पाएंगे कि वो किसी ना किसी रिटेल इन्वेस्टर की कंप्लेन पे जो है काम हुआ है। ठीक है, ये कोई हमारे ईडी, डीआरआई, सीबीआई, सेबी है ना, फॉरेंसिक ऑडिटर या एनएफआरए जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इन लोगों की कंप्लेन पे नहीं हुआ है, या आपके मेरे जैसे किसी जागरूक नागरिक ने बैलेंस शीट पढ़ी है, देखी और उसके बेसिस पे कंप्लेन रजिस्टर किया है। तो भैया ये देश चल कैसे रहा है? राम भरोसे हिंदू होटल, ये किस तरीके से देश चल रहा है? इतने सारे अकाउंटेंट्स हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर्स हैं, ये एलआईसी, एसबीआई, सेबी, एनएफआरए, इनको क्यों नहीं नजर आ रहा है? मेरे आपके जैसे किसी व्यक्ति को कंप्लेन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? दोस्तों, अंदर से पूरा सिस्टम जो है इट हैज बिकम रॉटन, सड़ गया, गल गया। जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, या तो इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, या ये चुपचाप अपनी पगार ले रहे हैं, इनके ऊपर में प्रेशर है कि काम मत करो। इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो जा रहे हैं और उस स्कैंडल को उजागर कर रहा है आम नागरिक। तो भाई फिर इतने हम फौज क्यों पाल के रखे हैं? इतने लाखों में सैलरी क्यों दे रहे हैं इन लोगों को? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता है। और आज की डेट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं सवाल नहीं पूछ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या छाया हुआ है? अंजना ओम कश्यप वर्सेस जो है ट्यूशन पढ़ाने वाले लोगों के बीच का जो बवंडर मचा हुआ है, जो इनके बीच में जो है एकदम चाकू, तलवारें, तमंचे निकल गए, वो वाला उस टाइप का जो है गदर जो है वो कट रहा है। दूसरी तरफ गदर काट रहा है कांग्रेस जनता पार्टी। अरे भाई, जो देश के एक्चुअल जो मुद्दा है कि कैसे आर्थिक रूप से इस देश को खोखला बनाया जा रहा है, कैसे एक ही कम्युनिटी जो है वो पूरे संसाधनों पे कब्जा कर रही है, इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच क्या वर्ड बोल दिया, उस पे बहुत बड़ा भौकाल हो गया, पार्टी बन गई। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है,
परंतु जो दूसरे मुद्दे हैं वो गौण नहीं हो जाने चाहिए, दूसरे मुद्दे छोटे नहीं हो जाने चाहिए। आज हो ये गया कि राजेश एक्सपोर्ट का ये जो स्कैंडल उभरा है उसको छुपाने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी का जो है वो भौकाल खड़ा करके जो है पूरे मीडिया में सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी आपको नजर आ रही है। ये जो देश को अंदर से खोखला बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये जो इस देश के संसाधनों पे पूरी तरीके से कब्जा करने का साजिश रचा जा रहा है, इसके ऊपर में कहीं कोई बात नहीं कर रहा है दोस्तों। मीडिया खामोश है, बड़े बड़े एंकर मौनी बाबा हो गए हैं, सांप सूंघ गया है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि आपको समझने की जरूरत है कि भाई इस तरीके के स्कैंडल जो है इसकी एनाटॉमी हमको समझी जाए। देखिए सवाल उठेगा, बहुत मुद्दे की बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों के मन में, बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये टर्नओवर बढ़ाया क्यों राजेश एक्सपोर्ट ने, इसको फायदा क्या है? ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ नहीं रहा, सिर्फ इसका टर्नओवर बढ़ रहा है। तो दोस्तों उसका कारण यह है कि इंडिया का जो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री है, ये जो लोन डिसबर्स करता है ये टर्नओवर बेसिस पे करता है। ये कोई आपको आपके प्रॉफिट को देख के नहीं करता है, टर्नओवर को देख के करता है। तो आपके टर्नओवर के बेसिस पे जो है आपकी कंपनी की लिमिट जो है वो जो है उस पर आश्रित रहती है। तो यदि मान लीजिए टर्नओवर 100 से 200 रुपए हो गया तो बैंकिंग रूल बोलता है कि 20% लिमिट आप दे सकते हो टर्नओवर का। तो 100 रुपए पे 20 रुपए लिमिट बैंक पहले आपको दे रहा था, अब आपको 200 रुपए पे 40 रुपए लिमिट मिलेगा, और ये लिमिट 6% के ब्याज पे सिर्फ मिलता है। यदि मैं व्यापारी बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो मेरे को 10-11% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, पर यदि ये मेरी लिमिट खुल जाती है बैंक में तो मेरे को मात्र 6% पे जो है ब्याज मिल रहा है, क्योंकि बैंक ने उतना पैसा जो है निकाल के अलग से मेरे लिए रख दिया है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो खेल खेला गया है वो लिमिट को बढ़ाने के लिए खेला गया है, और ये लिमिट जैसे बढ़ती है टर्नओवर बड़ा दिखा के, तो ये व्यापारी वर्ग पैसा निकालता है, अपने लिए बड़े बड़े बंगले बनाता है, कारें खरीदता है, दिखा रहा है कि बिजनेस पर्पस के लिए लिमिट यूज कर रहा है, बट सब जो है वो इंटर पार्टी ट्रांजैक्शन करके अपने को ही पूरा का पूरा पैसा बैंक का पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि नीरव मोदी के केस में हुआ था। देखिए नीरव मोदी और इस केस में अंतर क्या है। नीरव मोदी ने एलसी का, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो है गलत इस्तेमाल किया था। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि मान लीजिए मैं नीरव मोदी हूं, मैं स्विट्जरलैंड से डायमंड मंगा रहा हूं, तो स्विट्जरलैंड में मान लीजिए मिस्टर एक्स मेरे को डायमंड दे रहे हैं, तो मिस्टर एक्स का जो बैंक है उसको मेरा बैंक पेमेंट कर देगा, ठीक है, जैसे मुझे यहां माल मिलेगा, ठीक है, और मतलब मेरे पेमेंट की गारंटी मेरा बैंक ले रहा है, उसको पेमेंट मिलेगा, उसकी गारंटी उसका बैंक ले रहा है। तो नीरव मोदी ने ऐसी खूब सारी एलसी खुलवा के पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट तो करा दिया फॉरेन बैंक को, पर खुद जो है वो एलसी रोटेट करता रहा और पंजाब नेशनल बैंक को पेमेंट नहीं किया, और बढ़ते बढ़ते 12,000-15,000 करोड़ हो गया। अब जाहिर सी बात है बिना बैंक के अधिकारियों की लिप्तता के ये चीज पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो जहां एलसी का, लेटर ऑफ क्रेडिट का गलत इस्तेमाल किया नीरव मोदी ने, वहीं पे राजेश मेहता ने टर्नओवर का गलत इस्तेमाल किया, और यदि सेबी की माने तो, और उस टर्नओवर के माध्यम से अपना लिमिट बढ़ाया, और लिमिट के माध्यम से अपना बड़े बड़े बंगले और जो भी करना होगा अपना किया होगा, मुझे मालूम नहीं, ठीक है। तो आपको ये अलग अलग स्कैंडल्स की एनाटॉमी समझना जरूरी है कि कैसे किए जाते हैं स्कैंडल, बैलेंस शीट में इन्हें कहां ढूंढे। और ये देखिए होते बहुत सिंपल हैं, हमको लगता है कि बहुत बड़े तीव्र दिग्गज दिमाग वाले हैं। भाई साहब जहां भी धुआं उड़ता है उस धुएं की सोर्स को स्पॉट ऑन करने का काम जो है इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फॉरेंसिक ऑडिटर्स का है। पर ये 5 साल से फॉरेंसिक ऑडिटर्स भी नहीं ढूंढ पाए। वो बैंक जिन्होंने लिमिट बढ़ाई है उनके फॉरेंसिक ऑडिटर्स, म्यूचुअल फंड और एलआईसी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने स्टेक खरीदा है उनके ऑडिटर्स। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो लिप्त था। पूरा सिस्टम दोस्तों सड़ गल गया है अपना, इसको पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। इसको मतलब चेंज भी नहीं करना, इसको काटना है। इस कटे हुए अंग को निकाल के नया अंग रिप्लेस करने की जरूरत हो गई है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है भारत की दोस्तों। अगर मेरे आपके जैसा आम नागरिक यदि नहीं चेतेगा, नहीं जागेगा,
तो भगवान मालिक है इस राष्ट्र का। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। दोस्तों, मेरा अगला पेड वीडियो 25 जून को आएगा। आप में से जो भी इस वीडियो को देखने के लिए देखना चाहता है वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप मैसेज मुझे आप भेजिए इस नंबर पे, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, बाय।